इस वीडियो में अध्ययन करना है केचुए का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एयरबॉर्न। केचुए का जनन तंत्र। हमें मालूम है केचुआ जो है द्विलिंगी प्राणी है, फिर भी इसमें निषेचन जो होता है वो पर निषेचन होता है। इसमें केवल लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक नहीं होता है, अर्थात नर और मादा जनांगों का मिलन होता है। या द्विलिंगी होता है या उभयलिंगी भी कह सकते हैं। उभयलिंगी मतलब या द्विलिंगी, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही बॉडी में उपस्थित होते हैं। अर्थात प्रत्येक केचुए में नर व मादा दोनों ही प्रकार के जनांग पाए जाते हैं। द्विलिंगी होते हुए भी इसमें स्वनिषेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसे फूलों में भी द्विलिंगी, कभी कुछ फूल ऐसे भी होते हैं द्विलिंगी होते हैं, लेकिन उनमें स्वनिषेचन नहीं होता। दूसरे फूल की आवश्यकता तब भी पड़ती, किस कंडीशन में? या तो वर्तिकाग्र और परागकण दूर दूर हैं, एक ही फूल में उनकी दूरी ज़्यादा है, या उनके परिपक्वता की अवधि अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। तो यही सिस्टम इसमें भी है। जैसे इसमें कह सकते हैं पर निषेचन, जिसको हम बोलते हैं कि परिपक्वता, भिन्न काल पक्वता कह सकते हैं कि नर जनांग पहले परिपक्व हो गए या मादा जनांग पहले परिपक्व हो गए, मतलब एक टाइम में परिपक्व नहीं होंगे तो क्या इसमें आपस में मिलन हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसको हम डाइकोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोगैमी, शुक्राणु का पहले पकना, शुक्राणु का पहले परिपक्व होना, क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी, प्रोट्रैंड्रिस को बोलते हैं। ठीक है, डाइकोगैमी मतलब दो प्रकार का हो जाएगा, ऐसे कहते हैं कि डाइकोगैमी दो प्रकार का हो जाएगा, प्रोट्रैंड्री और प्रोटोजिनी। समझिए, डाइकोगैमी दो प्रकार का होता है। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न काल पक्वता। समझिए, डाइकोगैमी एक हो जाएगा प्रोट्रैंड्री और दूसरा क्या होता है? प्रोटोजिनी। प्रोट्रैंड्री और प्रोटोजिनी। डाइकोगैमी ये हो जाएगा प्रोट्रैंड्री और ये प्रोटोजिनी। ठीक है, तो डाइकोगैमी, ये डाइकोगैमी हो गया। ठीक है, डाइकोगैमी दो प्रकार का हो जाएगा, प्रोट्रैंड्री और प्रोटोजिनी। प्रोट्रैंड्री का मतलब होता है जिसमें ये भिन्न काल पक्वता तो है ही, नर जनांग और मादा जनांग के पकने की अवधि को क्या बोलते हैं? अलग अलग अवधि में पकने को क्या बोलते हैं? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल में इनकी परिपक्वता हो रही है, इनको अंग्रेजी डाइकोगैमी कहते हैं। तो प्रोट्रैंड्री और प्रोटोजिनी दो प्रकार का होता है, जिसमें शुक्राणु का पहले परिपक्व होता है। इसमें शुक्राणु परिपक्वन मतलब शुक्राणु की परिपक्वता पहले होती है। और प्रोटोजिनी में क्या होता है? अंडाणु पहले परिपक्व होते हैं, अंडाणु पहले परिपक्व होते हैं। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं केचुए में भी यही कंडीशन है। केचुए में क्या होता है? केचुए में शुक्राणु पहले पक जाते हैं। केचुए में शुक्राणु पहले पक जाते हैं, अर्थात केचुए की क्या कहा जाएगा? प्रोट्रैंड्री कंडीशन पाई जाती है। हाँ, प्रोट्रैंड्री कंडीशन पाई जाती है।
प्रोटैंडी कंडीशन में शुक्राणु जो होते हैं वो पहले परिपक्व हो जाते हैं, इसीलिए इसमें जो होता है स्वनिषेचन न होकर के क्या होता है, परनिषेचन होता है। दूसरा कारण ये भी है कि नर जननांग का जो छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र होता है, वो अलग अलग खंडों में उपस्थित होता है। अब देखते हैं केंचुए के जननांग कौन कौन से हैं। केंचुए के जननांग, तो केंचुए के जननांग पहला देखिए, मुख्य जननांग नर केंचुए के बारे में बताते हैं। नर जननांग कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाएगा वृषण, जो कि मुख्य जननांग कहलाता है और शरीर के 10वें व 11वें खंड में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, 10वें एवं 11वें खंड में। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं, 10वें और 11वें खंड में ये वृषण उपस्थित होता है। ठीक है, और वृषण कोश दूसरा है वृषण कोश। ये जो है 10 से लेकर के 12वें खंड तक होते हैं। वृषण कोश में ही जो है, वृषण कोश में ही जो है ये वृषण पाए जाते हैं। समझ गए, वृषण कोश में वृषण पाए जाते हैं। तो ये 10वें से लेकर के 12वें खंड तक जो है ये फैले रहते हैं। उसके बाद में शुक्राशय, तीसरा है शुक्राशय, ये भी 11वें और 12वें खंड में होता है। बहुत जरूरी है खंडों को याद करना, ठीक, कौन से खंड में पाए जाते हैं। शुक्राशय जो है 11वें और 12वें खंड में पाए जाते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु मुखिकाएं, 2 जोड़ी शुक्राणु मुखिकाएं 10वें तथा 11वें खंड में वृषणों के वृषण कोश में स्थित होती हैं। तो ये भी किसमें हो जाएंगे, 10वें और 11वें खंड में। चौथा हो जाएगा शुक्राणु मुखिकाएं, किसमें हो जाए, कौन से खंड में, 10वें और 11वें खंड में ये शुक्राणु मुखिकाएं हो जाएंगी। उसके बाद में शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां जो होती थोड़ी लंबी होती हैं, जो कि 10वें तथा 11वें खंड से शुरू होती हैं, 18वें खंड तक फैली होती हैं। 5वीं हो जाएंगी शुक्र वाहिनी, 10वें से लेकर के 18वें खंड तक। शुक्रवाहिनी कहाँ होती है, 10वें खंड से लेकर के 18वें खंड तक। उसके बाद में छठा अंग है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि संस्था पदार्थ छोड़ती शुक्राणुओं के अनुकूलन के लिए। ये 16वें से लेकर के 21वें खंड तक, 16 से लेकर के 21वें खंड तक, ठीक है। 16 से 20 भी हो सकता है, 17 से भी 21 हो सकता है, लेकिन लगभग 16 से लेकर के 21वें खंड तक ये फैली रहती है। तो इस प्रकार से जो है ये इनके जो है जनन अंगों के बारे में है। तो मुख्य जनन अंग क्या है, वृषण है, बाकी सब सहायक अंग है, बाकी सब सहायक अंग हैं। तो ये इनके जननांगों के बारे में होगा कि कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं। आगे अध्ययन करना है कि ये जनन अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं या इनका क्या कार्य है।